नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नशीब ग्वालियर से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है रूमेटोलॉजी। रूमेटोलॉजी में कई सारी ब्रांचेज हैं, कई सारे टाइप हैं। अगर मैं हिंदी में कॉमन समझाने की कोशिश करूं तो जॉइंटों का दर्द, ठीक, हड्डियों का दर्द, उसी में से एक टाइप को आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसकी इटियोलॉजी को समझने वाले हैं और उसके फीचर और साथ साथ उसकी जो होम्योपैथिक रेमेडी हैं उनको समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग रूमेटोलॉजी। जितने भी लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो सब जानते होंगे रूमेटोलॉजी अभी प्रेजेंट टाइम में कितना बड़ा टॉपिक है, जो कि मैक्सिमम जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सब की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं आए दिन रोज आप दोस्तों कई सारे केस देखते होंगे जॉइंट पेन के। उन्हीं जॉइंट पेन्स में एक टाइप है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं होम्योपैथी में, और आपको ये चीज़ इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने प्रॉपर तरीके से एलाइड को नहीं समझा तो फिर आप बाकी चीज़ों में उतनी अच्छी तरीके से लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो मतलब है उसको ठीक से आप समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ क्रॉनिक सिस्टेमिक ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज। बड़े ढंग से आप इसे अगर समझ पाएँ कि मैं क्यों इस पर फोकस कर रहा हूँ, क्रॉनिक है, ऑटो इम्यून है, ये दो चीज़ अगर आपने ठीक से समझ ली, ऑटो इम्यून को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑटो इम्यून मतलब हमारा अपना सिस्टम जो बॉडी ने या नेचर ने हमको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, वही सिस्टम हमारे अपने जॉइंट्स को डैमेज करने लग जाए और वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर दे। उस तरह की डिसीज़ को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक, तो पहली बात तो ये क्लियर हुई कि इस तरह की आर्थराइटिस का जो एग्जैक्ट एटियोलॉजी है किसी को नहीं पता। तो जब साइंस में, मेडिकल साइंस में स्पेशली ऐसे कुछ डिसीज़ हमको देखने को मिलते हैं जिनकी एग्जैक्ट एटियोलॉजी हमें नहीं पता या हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो ऐसे डिसीज़ में फिर हम कुछ रिस्क फैक्टर ढूंढ लेते हैं जिनके बेस पे आप ये आइडिया लगाते हैं कि अगर ये फैक्टर आपके साथ रहे होंगे तो आपको ये डिसीज़ हो रही होगी या हुई है उस वजह से। तो कुछ कॉमन फैक्टर हैं, उनको हम ढूँढते हैं। इसमें जो हम एक कॉमन फैक्टर लेते हैं जिसके बेस पे हम डायग्नोज़ करते हैं कि शायद आपको ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वो है हमारा आरए फैक्टर। ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है हमारी बॉडी में ही हमारे अपने जॉइंट्स के खिलाफ। ठीक, अगर हम ये बात करें कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन-कौन से हो सकते हैं, यानी वो फैक्टर जो इस डिसीज़ की तरफ हमें ले जा रहे हैं, वो फैक्टर कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं हेरिडिटरी फैक्टर की, यानी जन्मजात, फ़ैमिलियल, बाय बर्थ हमें जो गिफ्ट मिले हैं अपनी फैमिली से, उसमें स्पेशली कॉमन टाइप एचएलए। ठीक, आगे जब भी हम क्लास लेंगे तो इनके बारे में डिटेल बताएँगे, एचएलए होता क्या है और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा यहाँ हम देखते हैं तो एक कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जिनके बाद ये देखा गया है कि बॉडी में इस तरह के डिसऑर्डर मिल जाते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, ट्रोमा। कई सारे पेशेंट की हिस्ट्री में ये मिला है कि उनको जब ये चिकनगुनिया या डेंगू हुआ, उसके बाद से वो डिसीज़ तो ठीक हो गई बट हमारे जॉइंट्स का पेन नहीं गया। तो ऐसे केस में भी आप हिस्ट्री ले सकते हो। दूसरा है हमारा डेफिशिएंट न्यूट्रिशन। बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है, बट कॉमनली जो मिलता है वो है हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या सर्टेन काइंड ऑफ इन्फेक्शन, या जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कॉमनली मैक्सिमम केस में आपको देखने को मिलेगा, वो है हमारा साइकोजेनिक फैक्टर। साइकोजेनिक फैक्टर में आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल, देखिए ठीक से अगर आप पहचान पा रहे हैं आप तो ये देखिए, मैं अगर आप यहाँ कोशिश करूँ समझाने की, ये हाईलाइट मैं कर रहा हूँ इसको। वो लोग जो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में या तो हैं, या फिर उनकी बॉडी की प्रवृत्ति ऐसी है, या उनका नेचर ऐसा है बॉडी का जो हर चीज़ से डिससेटिस्फाई है। उनके पास ज़्यादा पैसा है तो भी वो दुखी हैं, कम पैसा है तो भी वो दुखी हैं, धूप है तो भी वो दुखी हैं, छाँव में तो भी वो दुखी हैं, यानी हर कंडीशन में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। डिसअपॉइंटमेंट,
कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर कंडीशन में अपने आप को मस्त मौला रखते हैं, उनको एडजस्टेबल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, वो लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस कम रहते हैं। और जो लोग हर बात में डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, एंजाइटी, इस तरह के लोगों को जो बहुत ज़्यादा टची होते हैं, उस तरह के लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने देखा इसकी डेफिनेशन, दूसरा हमने देखा इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जैसे कि सर्टेन काइंड ऑफ इन्फेक्शन, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन था वो था साइकोजेनिक फैक्टर। तो ये आप सोच लीजिएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कॉमनली क्या मिल रहा था हमको, साइकोजेनिक फैक्टर। तो जब भी आप प्रैक्टिस में कभी कोई केस ले रहे हैं, केस टेकिंग कर रहे हैं, तो ये फैक्टर को जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर छोटी सी समरी में आप देखना चाहें कि हम कैसे बना सकते हैं पैथोजेनेसिस, तो सिंपल सा है। सबसे पहले क्या बनेगा, रूमेटॉइड ऑटो एंटीबॉडी। जैसे ही हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडी बन जाएंगी, वो ऑटो एंटीबॉडीज हमारे ही जॉइंट्स के क्रॉस रिएक्शन करने लग जाएंगे, क्रॉस रिएक्ट कर देंगे। जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आएंगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन की, और अल्टीमेटली हमें जो मिलेगा, रिपीटेड आर्थराइटिस जब होगी तो क्रोनिक में वो चेंज हो जाएगी, और लास्ट में जो आपको मिलने वाला है वो है फाइब्रोसिस। ये देख पा रहे हैं हम, परमानेंट डैमेज, ऐसे हिट जाएंगे जो अफेक्टेड जॉइंट्स है, डिफॉर्मिटी हो जाएंगे अफेक्टेड जॉइंट्स के अंदर। ठीक, अगर हम इन जनरल या इन शॉर्ट में बात करूं कि इस तरह की डिसऑर्डर के क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज़ जो जानने वाली है, आर्थराइटिस तो कई तरह की है, मैंने आज आपको पहली आर्थराइटिस बता रहा हूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी हम आगे ढेर सारी आर्थराइटिस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज हम यही पढ़ेंगे सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इस आर्थराइटिस की कॉमन एज समझिए, मिडिल एज है, जबकि अदर आर्थराइटिस में आप देखेंगे जनरली कॉमन ओल्ड एज होती है। इस तरह की आर्थराइटिस में कॉमनली जो है वो आपकी मिडिल एज है। ऑनसेट ग्रेजुअली होगा 70% केस में, बाकी केसों में एक्यूट भी हो सकता है, बट मैक्सिमम ग्रेजुअल होता है। जो अफेक्टेड जॉइंट्स हैं वो साइलेंट पेनफुल स्टिफनेस मिलेगी। प्रीडोमिनेंट स्पेशली जो है यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है फीमेल, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं। ये जितने भी डाटा अगर आप देखेंगे, कहीं भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में फीमेल मोस्ट कॉमन मिलने वाली है। वो फीमेल स्पेशली जो एंजाइटी, स्ट्रेस, शॉक या मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन से सफ़र कर रही होंगी। इट इन्वॉल्व सिमेट्रिकली मैनी जॉइंट्स, बट जनरली ये कॉमन क्या होता है, स्मॉल जॉइंट्स में देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें होता क्या है, अफेक्टेड जॉइंट्स डिफॉर्म हो जाते हैं, साइनोवियल थिकनिंग हो जाती है, इफ्यूजन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगी। ये कुछ कॉमन फीचर हैं जो इस तरह की आर्थराइटिस में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, फिर बात करते हैं कि आखिरकार अगर ऐसा मरीज हमारे पास आता है तो हम जांच क्या करें। कॉमन जो रूटीन जांच है वो तो आपको कराना ही है, जो स्पेशल है वो आर फैक्टर करा सकते हैं इसमें आप, ठीक है। उससे ही हम आइडिया लगा लेते हैं, एक तो इसके टिपिकल प्रेजेंटेशन से, दूसरा इसकी डिफॉर्मिटी से, तीसरा आर फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो हम कंफर्म मान के चलते हैं कि ये आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। दूसरा, अगर हम बात करें जो सबसे मेन है हमारे लिए, होम्योपैथ के लिए, कि अगर हमें ऐसा केस मिल भी गया तो उस केस में हम दवा क्या दें। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम लोग कॉमन गलती करते हैं, जैसे ही कोई केस देगा, किसी सीनियर का केस देगा, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं इन्होंने मेडिसिन क्या दी। हम भी कुछ समय पहले ये गलती किया करते थे, बट जैसे सीनियर को देखा, गलतियां कहीं सीखे, फिर ये चीज़ समझ में आई कि कभी किसी की कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हर केस अपने आप में एक अलग है। तो सबसे पहली कोशिश तो आपको ये करनी है कि जो पर्टिकुलर पेशेंट आपके पास आया है उसकी प्रॉपर केस टेकिंग करनी है, प्रॉपर उसकी केस टेकिंग करके उसकी एक सिमिलर मेडिसिन को ढूंढना है आपको, मोडलिटी मिला के, पूरा एजेक्टिव मिला के कोशिश करें जितना नज़दीक आप जा सकते हैं। अगर इन केस आप इस तरह की चीज़ों को ढूंढने में असफल हो रहे हैं, तो कुछ फेमस ड्रग्स हैं जो कॉमनली इस तरह के डिसऑर्डर में यूज की जाती हैं, उन्हें हम आज यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक,
मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोशिश आप यही करें कि सबसे पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग निकालने की कोशिश करें। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आपके लिए कुछ यूज़फुल मेडिसिन है, जैसे कि एक्वोनाइट, अर्निका, बेलाडोना। अगर एक्वोनाइट की बात करें तो पेशेंट कैसा होगा? सडनली फ्राइटफुल, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहता है, स्पेशली जो कोल्ड विंड ईयर, उससे अफेक्टेड होने के बाद उसको पेन होने वाला है। फियरफुल, पैनिक, एजिटेटेड, ये कुछ कॉमन फीचर है, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। अर्निका की बात करें तो क्रॉनिक आर्थराइटिस है। ब्रूस्ड फीलिंग आपको नहीं भूलना है, जो उसका पिक्यूलियर फीचर है, ठीक है, ब्रूस्ड फीलिंग आपको नहीं भूलना है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो आप अर्निका का सोच सकते हैं। बेलाडोना जहां आ जाती है वहां सडननेस, आपको थ्रोबिंग, ये चीज़ें नहीं भूलना है। तो बेलाडोना का नेचर ही है सडननेस, ठीक, ऑनसेट हुआ, रेडनेस, हीट, पेन थ्रोबिंग नेचर का मिलेगा, रेड इन्फ्लाम्ड जॉइंट मिलने वाले हैं, हॉट टू टच, छुएंगे तो एकदम से गर्म मिलेंगे, सारे इन्फ्लामेटरी साइन मिलने वाले हैं। तो इस तरह की अगर सिम्टम है तो आप बेलाडोना के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी हमारी दोस्तों है फिर ब्रायोनिया। इस रेमेडी के बारे में मैक्सिमम लोग आप समझते ही हैं, फिर भी जो जॉइंट्स में इसके फीचर है जस्ट रस्टॉक्स से अपोजिट है। रस्टॉक्स में धीमे 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 वो मोशन करता जाएगा, कंटिन्यू मोशन करेगा, उसको रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर रेस्ट करने पे क्या है? रिलीफ। मोशन करने पे यहाँ पे पेन है। दूसरा, ड्राइनेस मिलने वाली है यहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन में कॉन्स्टिपेशन मिल सकता है, बिजनेस मैंडेट मिल सकता है। तो कुछ और फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप ब्रायोनिया की तरफ सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट रेमेडी हमारी कल्किया फॉस भी है, लीडम पाल भी है। लीडम पाल के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, यहाँ पे लोअर जॉइंट्स स्पेशली स्टार्ट होती है और ऊपर की तरह ही बढ़ती चली जाएगी हायर जॉइंट्स की तरफ। खास बात है लीडम पाल की। फॉर एग्जाम्पल, नीचे के टो से स्टार्ट किया और ऊपर की तरफ ये स्प्रेड करती चली गई, नी की तरफ, एंकल और ऊपर चली गई, ठीक। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम मिल रहे हैं, ऐसे कुछ स्ट्रीम मिल रही है, तो आप लीडम पाल के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, आज छोटा सा एक लेक्चर था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। उन लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली फीमेल, जो ओवर सेंसिटिव होती हैं, एंजाइटी में, ग्रीफ में, डिसअपॉइंटमेंट में, ओवर टची हैं, या उनको कुछ उस तरह के डिसऑर्डर रहे हैं जिसके बाद ये डिजीज़ आई है, या फिर उनको और भी बॉडी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मिल रहे हैं। अगर ऐसे कुछ डिसऑर्डर मिलते हैं आपको तो कुछ कॉमन रेमेडी हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके घरों में व्यवस्थाएँ नहीं हैं ट्रीटमेंट कराने की, तो हमारे क्लिनिक के थ्रू एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें या तो वो नमाज़ पढ़ने वाले हों, ज़रूरी नहीं है कि वो नमाज़ ही पढ़ने वाले हों, वो किसी भी मज़हब के हो सकते हैं, बस वो बुज़ुर्ग हों और उनके पास मालिक ने इतनी व्यवस्था न दी हो कि वो अपना इलाज करा पाने में सक्षम हो, या उनके पास उनके कोई अपने नहीं हो, औलाद नहीं हो, और वो परेशान हो इस दर्द की वजह से, तो आप निसंकोच होकर हमारी क्लिनिक पर उनको भेज सकते हैं और वहाँ से वो किसी भी डे आके अपना निःशुल्क ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये निरंतर हमारे क्लिनिक के थ्रू ऐसे प्रयास किए जाते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा हमेशा से, चूँकि हमें अगर मालिक ने इस लायक बनाया है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो हम जब से क्लिनिक ओपन किया है तब से हम ऐसे काम करते चले आ रहे हैं, और आगे अगर मालिक ने हमको इस लायक बनाए रखा तो हम ज़रूर ऐसे काम करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसी की कंटिन्यूटी में एक और टॉपिक पढ़ाऊँगा, वो भी हमारा आर्थराइटिस से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।